हेलो दोस्तों, प्रीमिक्स में आपका स्वागत है। 5 सवालों के जरिए पॉलिटी के 5 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आज हम सीखेंगे और ये एनालाइज करेंगे कि प्रीलिम्स के अंदर हमें किस तरीके से क्वेश्चंस का आंसर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम प्रीलिम स्पेसिफिक बात करें तो हमारे पास फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास एनालिटिकल एबिलिटीज़ भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद करके आप आंसर दे पाओगे, क्योंकि यहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें सोच समझ के परख के करनी पड़ेंगी, जो आज के हमारे क्वेश्चन से आपको पता लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, समता जजमेंट इज रिलेटेड टू, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट कोट की गई है और आपको बताना है कि इनमें से कौन से टॉपिक से वो रिलेटेड है। ऑल्दो आमतौर पे यूपीएससी में ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड एक आंसर हो, बट ये एक टाइप ऑफ आंसर या टाइप ऑफ क्वेश्चन जरूर है ना। हर क्वेश्चन अलग अलग तरीके की कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, तो इस कैटेगरी के भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसका जवाब हमें बताएं। सेकंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लोक अदालत। लोक अदालत से रिलेटेड आपसे 4 ऑप्शन पूछे गए हैं। नंबर 1, लोक अदालत शैल हैव सेम पावर्स एज वेस्टेड विद द सिविल कोर्ट। Second is NALSA along with other legal services institution conducts लोक अदालत। तीसरा, only civil cases and not criminal cases can be settled in लोक अदालत। And fourth, every award made by लोक अदालत shall be final and binding on all parties। आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बता देनी है। थर्ड, which of the following categories based cases would be entertained as PIL by judiciary। तो ये आपके पास केसेस के टाइप हैं, किस तरीके के केसेस को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंडर एंटरटेन किया जाएगा जुडिशरी के द्वारा, ये आपने हमें बताना है। फोर्थ, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट, व्हाट इज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दिस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, यानी कि इनमें से कौन से ऑफिसर्स या सिविल सर्वेंट्स के ऊपर ये अप्लाई होने वाला है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन इज हाई कोर्ट के बारे में, कि हाई कोर्ट के बारे में 3 स्टेटमेंट आपको दी गई हैं कि प्रेसिडेंट इज ऑथराइज्ड टू डिक्लेयर अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, पार्लियामेंट डिटरमिन्स द स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड ओथ टू द जज ऑफ हाई कोर्ट इज एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो इसमें से आपने करेक्ट स्टेटमेंट निकाल के हमको दे देनी है। तो ये 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करें, उसके बाद नेक्स्ट जो मैं आपके साथ एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं उसको जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिला दूं कि हमारी प्रीलिम्स 2023 की टेस्ट सीरीज ऑनगोइंग है, जिसके अंदर 30 टेस्ट हैं, 12 फंडामेंटल टेस्ट, 9 एडवांस्ड लेवल के टेस्ट और 9 फुल लेंथ टेस्ट। तो ये कुल मिला के 30 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस पे आपको मिलने वाले हैं। आप इंक्वायर कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर्स पे, और हर एक टेस्ट के हर एक क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन भी होगा। तो ये जो डिस्कशन होगा इसके ज़रिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से बताया जाएगा कि कैसे आपने सॉल्व करने क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जाके। तो ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ स्टैटिक, करंट अफेयर्स सब कवर होने वाला है इसमें, तो कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल जो मैंने आपको पहले बताया सब कुछ। अब आते हैं आंसर्स के ऊपर। फटाफट से बताइए जी, समता जजमेंट रिलेटेड है ट्राइबल राइट्स के, क्योंकि हर एक जो भी मैंने टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हमने अपने पॉलिटी के कोर्स में पढ़ी होती है, और अगर नहीं पढ़ी होती तो पढ़नी चाहिए। और कुछ चीज़ें तो मैं पढ़ाऊंगा भी आपको, हमारी जो मेंस के लिए आंसर राइटिंग चल रही है उसके थ्रू भी, और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं केस लॉज से रिलेटेड स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं, जिसमें हम डिस्कस करते हैं अलग अलग जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की। तो मंडे को 8 बजे सुबह सुबह आपको अलग अलग केस लॉज की डिस्कशन देखने को मिलेगी, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। खैर, अब आते हैं ट्राइबल राइट्स की तरफ, यानी कि इस जजमेंट की तरफ। इस समता जजमेंट जो है 1997 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। ये जजमेंट माइनिंग राइट से रिलेटेड है ट्राइबल एरियाज के अंदर इन द विलेज ऑफ निमल पदू। ठीक है, तो निमल पदू विलेज कहां पे लाई करता है? आंध्र प्रदेश में। और समता एक एनजीओ का नाम है जिसने इस केस में पीआईएल डाली थी नॉट सुप्रीम कोर्ट के पास, पहले तो आंध्रा हाई कोर्ट के पास पिटीशन डाली थी कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है, माइनिंग की राइट्स या माइनिंग की लीज जो है, माइनिंग करने की जो परमिट है वो प्राइवेट कंपनीज को प्रोवाइड करता जा रहा है। कहां पे प्रोवाइड करता जा रहा है? डिक्लेयर्ड शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर। और शेड्यूल्ड एरियाज कौन से शेड्यूल में डिक्लेयर होते हैं सर? 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर।
तो बिना लोगों की, ट्राइबल पॉपुलेशन की, लोकल्स की कंसेंट लिए वहां की लैंड को माइनिंग के लिए प्राइवेट कंपनीज को सौंपा जा रहा था। और इस चीज को चैलेंज करते हुए ये जजमेंट, ये जो केस है, ये आंध्रा हाई कोर्ट के पास गया और सब्सिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट के पास गया। यहां पे एनजीओ का ये कहना था, समता एनजीओ का ये कहना था कि शेड्यूल 5 के जो आपके प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो वायलेट हो रहे हैं, जो ट्राइबल शेड्यूल्ड एरियाज जिसकी हम बात करते हैं। और पैसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, इसको भी वायलेट किया जा रहा है। ये एक्ट जो है वो 5th शेड्यूल एरियाज के अंदर पंचायती राज को एक्सटेंड करता है, क्योंकि जब हम पंचायती राज को इंट्रोड्यूस करते हैं वाया द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, तो हमें यह पता चलता है कि सर ये जो 73rd एक्ट है ये 5th शेड्यूल एरियाज में अप्लाई नहीं हो रहा है, हमने उसे एक्सेप्शन में रखा हुआ है। तो हमने अलग से कानून बनाया 96 में जिसका नाम है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। तो 5th शेड्यूल के एरियाज में वो एक्सटेंड हो रहा है, और उसके अंदर अगर आपने लैंड यूज का चेंज करना है शेड्यूल एरियाज के अंदर, तो आपको ग्राम सभा से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। और ग्राम सभा बेसिकली क्या होता है, किसी भी विलेज पंचायत एरिया के अंदर आने वाले 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्ति, सभी लोग ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। तो आपने इसे वायलेट करते हुए माइनिंग लीजेस प्रोवाइड की गई है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज कि जो आपके इसमें लिखा हुआ था पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट के अंदर, या जो आपके जो शेड्यूल 5 में लिखा हुआ था कि नो पर्सन इज अलाउड टू परचेज अ लैंड और लीज अ लैंड इन द ट्राइबल एरियाज, उसमें पर्सन की डेफिनेशन के अंदर गवर्नमेंट भी आती है। तो गवर्नमेंट भी बिना परमिशन के उनकी लैंड को नहीं अक्वायर कर सकती है, और जब अक्वायर ही नहीं कर सकती है तो फिर प्राइवेट पर्सन्स को तो बिल्कुल ही ट्रांसफर नहीं कर सकती है वो लैंड। तो माइनिंग राइट्स के लिए भी गवर्नमेंट का जो रोल होगा वो ऐसे ही देखा जाएगा जैसे कि किसी लीगल पर्सन का रोल हो। क्यों? क्योंकि दैट द वर्ड पर्सन विल बी रिटन इन द एक्ट कि नो पर्सन विल बी अलाउड टू गेट परचेज द लैंड, और उस पर्सन के अंदर, उस पर्सन की डेफिनेशन के अंदर, परिभाषा के अंदर गवर्नमेंट भी आती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने यहां जजमेंट के अंदर कहा। ऑल्सो ट्राइबल्स हु हैव द राइट टू माइन द लैंड, दे आर द वंस हु विल बी गेटिंग दीज राइट। सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल्स की यहां पे अधिकार है कि यहां पे वो माइनिंग करेगा। आइदर देमसेल्व्स दे विल माइन और दे विल फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट से फंड्स लेगा। देखो बहुत ज़्यादा इसमें जो है जुडिशियल एक्टिविज्म नज़र आता है, और बिल्कुल ये ट्राइबल अधिकारों के फेवर में बात कहता है। सस्टेनेबल माइनिंग की बात होती है कि समता जजमेंट इज अ स्टेलर जजमेंट फॉर सस्टेनेबल माइनिंग। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में यह भी कहा, जिसको हम आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड कहते हैं, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना PM-KKY, ये स्कीम चलती है 2016 से, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया जाता है, और वो फंड के अंदर वो पैसा उस पैसे का कुछ शेयर डाला जाता है जो माइनिंग कंपनीज ऑब्टेन करती हैं। So at least 20% of profits which are obtained from the mining in these areas have to be set aside for the need of the tribals, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा। तो अल्टीमेटली जो कैल्साइट मिनरल जिसकी माइनिंग के लिए यहां पे लीजेस दी जा रही थी, वो कहा गया कि सिर्फ यहां के निवासी कोंडा डोरा ट्राइब्स ही यहां पे कर सकती हैं माइनिंग। तो इस क्वेश्चन से आपको ट्राइबल्स और उनकी लोकेशन के बारे में भी पता चलता है कि कोंडा डोरा ट्राइब जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर लाई करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए समता जजमेंट ट्राइबल राइट से रिलेटेड है। वैसे ही वर्क प्लेस सेक्शुअल हरासमेंट जो है उसमें विशाखा गाइडलाइंस या विशाखा जजमेंट है। राइट टू डाइन विद डिग्निटी, उसमें अरुणा शॉनबॉग केस है जिसके अंदर आपने पैसिव यूथनीजिया को अलाउ किया था। और मैरिज से रिलेटेड तो बहुत सारी जजमेंट्स है, एक ही जजमेंट नहीं है। ठीक है, सो देयर आर लॉट्स ऑफ जजमेंट। ये सारी जजमेंट्स मैं अपनी केस लॉ स्टडीज के सीरीज के अंदर कवर करूंगा, तो उसके साथ जरूर बनिए रहिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में आपने क्या किया है? हाँ, थर्ड स्टेटमेंट जी बिल्कुल गलत है।
पहली स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, लोक अदालत के पास वही पावर्स होंगी जो सिविल कोर्ट के पास होती है अंडर सिविल प्रोसीजर एक्ट ऑफ 1908 और सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908। तो ये एक सिविल कोर्ट की तरह ही काम करने वाला है। लेकिन इससे ये नहीं समझना है कि कोई भी क्रिमिनल केस इसके पास नहीं आएगा। लोगों को जनरली इसी बात से कंफ्यूजन होती है कि जब लोक अदालत के पास आपने सिविल कोर्ट की पावर्स दी हुई है तो क्या क्रिमिनल केसेस नहीं आ सकते उसके बाद, है ना? लॉजिकली तो यही होगा, लेकिन यहां फंस जाओगे आप, क्योंकि लोक अदालत के पास कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आ सकते हैं। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस या कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस कुछ ऐसे छोटे मोटे क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं कि जिनमें कोई जेल टाइम या पनिशमेंट तो होती है, लेकिन उनकी जो कंप्लेंट है वो वापस ली जा सकती है ना? कि जैसे मान लीजिए मर्डर का केस है किसी के ऊपर और कंप्लेंट की हुई है, तो वो वापस नहीं ली जा सकती। इट कैनॉट बी कंपाउंडेड कि मैंने बाहर सेटल कर लिया, है ना? किसी का मर्डर किया था और फिर मुझे याद लगा कि नहीं यार, मेरे रिश्तेदार का मर्डर किया था इस बंदे ने, मैं इसको माफ करता हूं। ऐसे मर्सी थोड़ी ना दे सकते हो, कंपाउंड नहीं कर सकते। लेकिन कुछ छोटे मोटे क्राइम्स ऐसे होते हैं जो चोरी चकारी डकैती इस टाइप के लो लेवल के, मतलब बहुत हाई वैल्यू के नहीं, छोटे लेवल के, वो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के अंदर आ सकते हैं। और उन केसेस को सेटल करने के लिए आप लोक अदालत के पास जा सकते हो, चाहे वो क्रिमिनल केस ही क्यों ना हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि लोक अदालत के पास दोनों टाइप के केस आ सकते हैं। इसका मतलब जो 3 नंबर स्टेटमेंट है वो गलत है। तो आपकी एलिमिनेशन जो आजकल चल नहीं रही है यूपीएससी में, फिर भी अगर एलिमिनेशन करते हो तो 2 एलिमिनेट हो गए। अब बात आ जाती है सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट कहता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी अलॉन्ग विद अदर लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन कंडक्ट लोक अदालत। बिल्कुल जी, लोक अदालत को जो स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987 के अंदर ही दिया गया है। इससे पहले ये एक नेशनल लेवल पे कानून के अंदर लोक अदालत नहीं बनती थी। तो ये जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, दिस इज पार्ट ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज, दैट इज पार्ट ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987। इससे पहले 1982 में गुजरात के अंदर सबसे पहली बार लोक अदालत कैंप ऑर्गेनाइज किया गया कि ये वॉलेंट्री और डिस्प्यूट सेटलमेंट को प्रमोट करेगा। लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो पहली ऑप्शन बिल्कुल सही है जी, हमने यहां पे डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है जी, क्योंकि नालसा जो है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इसे बनाया जाता है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंडर, और इसके साथ साथ नालसा के साथ साथ बहुत सारी संस्थाएं यहाँ पे बनाई जाती हैं। और उन संस्थाओं का काम ये होता है कि वो लोग लोक अदालत कंडक्ट करवाएं, लोगों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाएं। दैट इज वाई हम आर्टिकल 39 की यहाँ पे बात करते हैं, आर्टिकल 39A, विच इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर, कि लोगों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी है। So both the civil cases and the compoundable cases can be settled in लोक अदालत, I told you। तो तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और चौथी स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही कि लोक अदालत के बाद ने जो जजमेंट दी होती है फाइनल एंड बाइंडिंग होती है, एंड दैट विल हैव नो अपील। नाउ द पॉइंट इज कि हम बात कर रहे हैं उस एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस लिखे हैं, अदरवाइज अपील तो भाई सभी कोर्ट की किसी ना किसी जगह हो सकती है। यानी कि स्पेशल लीव पिटिशन के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट को तो किसी भी केस में अप्रोच कर सकते हो। But if we are talking about the award made by the Lok Adalat, that is definitely going to be binding, because that is after that is like an alternate dispute resolution mechanism. अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विसेज कमेटी भी बनाई जाती है अंडर दिस एक्ट। ये सारी संस्थाएं जो हैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंडर बनाई जाती हैं। तो नेशनल लेवल पे देखिए एक नालसा बना दी, एक सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे लीगल सर्विसेज कमेटी बना दिया, फिर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज, हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटीज, डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटी, तालुक लेवल मतलब सब डिवीजन लेवल की भी सर्विस कमेटी बनाई जाती है। और ये सब अपने अपने लेवल पे क्या करते हैं सर? लोक अदालत कंडक्ट करते हैं जी। यही इनका काम है, यही इन्होंने करना है। और तो और इस लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के अंडर फ्री लीगल एड देने की जो जिम्मेदारी है वो भी सरकार ने उठाई है, लेकिन हर किसी को नहीं मिल रही है। ये 8 कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिन लोगों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड होता है। यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। विमेन एंड चिल्ड्रन, मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, मास डिजास्टर विक्टिम्स और वायलेंट विक्टिम्स, डिसेबल्ड पर्सन, पर्सन्स इन कस्टडी, पर्सन्स हुज एनुअल इनकम डज नॉट एक्सीड 1 लाख, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट वाले केसेस होंगे तो 1.25 लाख, एंड विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स और बेगार। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल बता दो भाई फटाफट, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल की बात हो रही है यहाँ पे?
तो ये 8 जो हैं इनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाएगा बाय दीज लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज। नालसा इसको मॉनिटर करेगा नेशनल लेवल पे। यही आपने इसमें से लर्निंग लेनी है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी चीज इसमें से पीआईएल या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की कैटेगरी में आएगी? बताइए जी, बताइए क्या आंसर लिखा हुआ है आपके सामने। 1 2 3 एंड 5 ओनली, मतलब 4 और 6 ये पीआईएल या पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर नहीं है, ठीक है। एंड दैट इज देयर इज नो डॉक्यूमेंट एंड देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, नीदर इज देयर एनी लॉ विच सेज कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कौन से केस में एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट की रेगुलर जजमेंट जो आती रहती है उनके थ्रू अपडेट होता रहता है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है जिसमें आप तैयारी करके शायद ही जा पाए, आपको वहीं सोचना पड़ेगा बैठ के। तो नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस टू वर्कर्स, मतलब जो चीजें एस्टैब्लिश हैं कि पीआईएल में आती हैं वो तो हमें पता है, लेकिन आगे आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट की इंटरप्रिटेशन बदल सकती है, तो वो चीज हमने ध्यान में रखनी है। खैर, नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस अगर आप करते हो तो पीआईएल डाल सकती है, बिल्कुल। अट्रोसिटी, अत्याचार ऑन विमेन करते हो तो पीआईएल, यस, पब्लिक इंटरेस्ट। एनवायरमेंट पोल्यूशन करते हो, पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन लैंडलॉर्ड टेनेंट के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वो तो यहां नहीं आने वाला है, वो तो कमर्शियल कोर्ट ही जाएगा या वो ऐसे लेवल पे ही जाएगा जिसमें आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल के सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। अगेन, मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर पब्लिक इंटरेस्ट में। एडमिशन टू मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं, ये स्पेसिफिक चीज है, स्पेसिफिक ग्रीवेंस है, तो इसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए आप नहीं जा सकते। सो इट इज नॉट डिफाइंड इन एनी लॉ, ठीक है। इट इज अ लिटिगेशन फाइल्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो इसके लिए आप पीआईएल के लिए आप किसी भी कानून के अंदर नहीं डिफाइन कर देते हो कि पीआईएल किस चीज के लिए है, तो ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम पीआईएल के अंदर बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड, निग्लेक्टेड चिल्ड्रन, नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस, अट्रोसिटी ऑन वुमेन, फूड एडल्ट्रेशन, हेरिटेज कल्चर, ये सारी चीजें उसके अंडर आती हैं। और कुछ चीजें जो एक्सक्लूड की हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट थ्रू इट्स जजमेंट विच इट सेज कि मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं इन चीजों को, वो है लैंडलॉर्ड टेनेंट के मैटर्स, सर्विस मैटर रिलेटेड टू पेंशन और ग्रेट्युटी मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाले, कंप्लेंट अगेंस्ट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट होती है वो भी पीआईएल के अंडर नहीं आती है, उसके लिए आपके बाकी रिकोर्स होते हैं। मेडिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी आप नहीं आ सकते। और पिटिशन फॉर अर्ली हियरिंग ऑफ केसेस और पेंडिंग इन हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, कि आपने भाई कहना है कि हाई कोर्ट में जो केस है उसकी अर्ली हियरिंग हो जाए, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू नहीं होता है। बट हाँ, अगर वो वाला मैटर रिलेटेड है इस मैटर से, तब वो इंसिडेंटल हो जाएगा। इंसिडेंटल का मतलब है कि मैंने इस मैटर के ऊपर जल्दी हियरिंग करवानी है क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है ना। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो कई बार इस तरीके के क्वेश्चन में कई बार इंटरप्रिटेशन में भी दिक्कत आती है, लेकिन आपने ये समझना है कि पब्लिक इंटरेस्ट को डायरेक्टली जो चीजें डील कर रही है वो हमने लिस्ट आउट की हुई है, हमने नहीं, ये जुडिशरी ने ही लिस्ट आउट की हुई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, इसके अंडर कौन कौन से ऑफिसेज आते हैं? इसमें से सिर्फ यही 2 आते हैं, बाकी के 3 जो है वो एक्सक्लूजन है सर। डिफेंस फोर्सेस, उनका तो अपना मार्शल मींस मिलिट्री कोर्ट है, अलग से उनका जुडिशरी का पैटर्न चलता है, तो उनके खिलाफ अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी करनी है तो वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के अंदर नहीं आती। सिमिलरली जुडिशरी को भी अलग रखा गया है यहाँ पे, तो ऑफिसर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर ऑल्सो केप्ट आउटसाइड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। ऑल्सो लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट का जो सेक्रेटेरियल स्टाफ है, जो जनरली सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनको भी इसके बाहर रखा गया है। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्चुअली बनाया कैसे गया था? ये आर्टिकल 323A के अंदर डाला गया था बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाने की पावर किसके पास है जी? पावर है पार्लियामेंट के पास। तो रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्संस इन पब्लिक सर्विसेज इन द गवर्नमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन। तो इस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की 17 बेंचेस हैं, 21 सर्किट बेंचेस हैं, मतलब जो मूव करते रहते हैं। अब ज्यूरिसडिक्शन इसकी क्या है? ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी कि IAS, IPS एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फिर जितनी भी सेंट्रल सिविल सर्विसेज आती हैं, फिर सेंटर के अंदर और भी जो सिविल पोस्ट होती हैं, और डिफेंस सर्विसेज के जो सिविलियन एम्प्लॉयज होते हैं वो भी इसके अंडर आते हैं।
तो ये आपने ध्यान देना है कि पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, मेंबर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, वो नहीं आता है, लेकिन सिविलियन ऑफिसर्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज वो आता है। तो डिफेंस फोर्सेस के मेंबर, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दे विल नॉट बी देयर, बिकॉज मिलिट्री के अंदर जो सिविलियन एम्प्लॉय होगा वो इसके अंडर आएगा। ये बात आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो नहीं कवर होता है वो हमने देख लिया है। आखिरी हाई कोर्ट्स की बात करते हैं। हाई कोर्ट हमारे संविधान के अंदर बहुत प्रॉपरली डिमार्केटेड पोजीशन पे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 214 से लेके 231 तक हाई कोर्ट्स की बात करता है। नाउ पहली स्टेटमेंट क्या है, प्रेसिडेंट इज ऑथराइज्ड टू डिक्लेयर कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। बिल्कुल गलत है। अगर तो ऐसा करना है कि एक हाई कोर्ट 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए रखनी है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, पार्लियामेंट। यही स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल सकती है जब आप एक्चुअल में टेस्ट या एग्जाम दे रहे होंगे, उस दौरान आपको ये दिक्कत दे सकती है ये स्टेटमेंट। तो अभी से इसको क्लैरिफाई कर लीजिए, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो हाई कोर्ट 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट बना दे। अब आपसे सवाल पूछ लेते हैं, कमेंट्स में करिए जवाब। कमेंट्स में मुझे बताइए कि 6 ऐसे हाई कोर्ट्स हैं या कुछ ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जिनकी ज्यूरिसडिक्शन उनके स्टेट के अलावा और भी कहीं जाती है। मीन्स देर आर सर्टन हाई कोर्ट्स इन इंडिया which have jurisdiction of their own state also, but in addition to that they have jurisdiction over other territories of India। आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ, आपके लिए एक एक्सरसाइज है, रिवीजन एक्सरसाइज है, फटाफट से कर दीजिए। पार्लियामेंट डिटरमिन्स द स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन इट्स वर्कलोड। ठीक है, तो हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ पार्लियामेंट डिसाइड करता है वर्कलोड के हिसाब से। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने स्ट्रेंथ तो आइडेंटिफाई नहीं की है, लेकिन प्रेसिडेंट कभी भी किसी भी स्टेट की हाई कोर्ट को की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है और उसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, पहले पॉइंट में एक और चीज थी कि पार्लियामेंट के पास एक पावर क्या थी कि वो किसी भी 2 स्टेट्स या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए कह सकता है कि एक ही हाई कोर्ट चाहिए। और पार्लियामेंट के पास क्या पावर थी कि वो एक्सटेंड कर सकता है या कर्टेल कर सकता है हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन, बट ओनली एंड ओनली ओवर अ यूटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मान लो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को चंडीगढ़ की ज्यूरिसडिक्शन दे दूं, ठीक है, इसके अलावा मैं इसको दिल्ली की ज्यूरिसडिक्शन दे देता हूं। अज्यूम कर लो, कुछ समय के लिए अज्यूम कर लो दिल्ली में हाई कोर्ट नहीं है, तो मैं दिल्ली की इसको ज्यूरिसडिक्शन अगर दे देता हूं, तो ऐसा मैं कर सकता हूं? बिल्कुल। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से ही पंजाब और हरियाणा से हटा दूं। तो मैं कर्टेल सिर्फ तभी कर सकता हूं जब मैं यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहा हूं। मैं नहीं कह सकता कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन महाराष्ट्र में नहीं लगेगी। आई कैन नॉट डू दिस। So that is what is going to happen, and who is going to change this jurisdiction? Again, पार्लियामेंट इज गोइंग टू। अब दूसरे स्टेटमेंट की बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर प्रेसिडेंट चाहे वो हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ को घटा या बढ़ा सकते हैं, प्रेसिडेंट चाहे तो हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन का जब मैटर आता है या हाई कोर्ट की कितने एरिया के अंदर उसका लॉ अप्लाई होगा, उस मैटर में पार्लियामेंट का काम है। और जब बात आती है स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट की, वहां पे प्रेसिडेंट का काम है। यही चीज अगर मैं आपसे पूछता कि सुप्रीम कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ पार्लियामेंट डिसाइड करेगी टाइम टू टाइम या प्रेसिडेंट डिसाइड करेगी, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, सारा काम मैं नहीं करूंगा, आपने भी करना है। अगर आप पैसिवली मुझे सुनते रहे तो फिर कुछ नहीं अचीव होने वाला। तो जस्ट टेल मी कि सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ जो है वो क्या प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, चेंज करते हैं टाइम टू टाइम, या पार्लियामेंट। तीसरी स्टेटमेंट हाई कोर्ट के जज के बारे में क्या कहते हैं कि जज ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट, वी नो दिस। लेकिन जो ओथ की बात कही थी वो बिल्कुल सही है। ठीक है, सो द ओथ ऑफ अ हाई कोर्ट जज इज एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका मतलब आपका आंसर है 3 ओनली। तो इसी के साथ हमने जुडिशरी के रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो गए होंगे और आपको आंसर के आइडेंटिफिकेशन में भी मदद मिली होगी। अगले सेशन तक के लिए धन्यवाद।